पिछले क्लास में जो हमने डिस्क्राइब किया था वो एक जनरल टॉक था हम लोग का। आज हम लोग Yes, sir. उसी को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। और ये बेसिक कंसेप्ट किसके ऊपर समझेंगे? अकाउंट्स के ऊपर। देखिए, फिर से हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली देखते हैं। और उस फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। और उस नंबर ऑफ पर्सन में हमने डिफाइन किया था कि एक फादर होता है, मदर है, एक सन है, एक डॉटर है। कंप्लीट फैमिली। और इस फैमिली को अगर अर्न करना है तो उसमें से अर्नर मेंबर होता है फादर। और वो फादर या तो जॉब करता है और अर्निंग के लिए, या फिर वो फादर बिजनेस करता है अर्निंग के लिए। उसके पास दो रास्ते हैं, एक जॉब करना या फिर बिजनेस करना। जॉब अगर वो करता है तो किसी दूसरे के बिजनेस में वो काम करता है। और जब वो खुद अपना बिजनेस करता है तो वो अपने बिजनेस में काम करता है। दैट इज वर्क वो दोनों जगह ही करता है। या तो वो जॉब करके दूसरे के बिजनेस में हेल्प करता है जिसके बदले में उसको मिलता है सैलरी, या फिर वो अपने ही बिजनेस करता है और उस बिजनेस से उसको मिलता है प्रॉफिट। दैट मीन्स एक पर्सन को अर्निंग करने का तरीका दो है। सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना सेल्फ मेड, अपने खुद अपना काम करना। और इसको बोलते हैं हम लोग सैलरीड पर्सन या सैलरीड एम्प्लॉय। इसलिए हम लोग जब कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम लोग उस कंपनी के एम्प्लॉय माने जाते हैं, एम्प्लॉय। और जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर, मालिक। और एम्प्लॉय मीन्स सर्वेंट, नौकर। इसीलिए जब भी आप कहीं जॉब करोगे तो आप एज ए सर्वेंट की तरह वर्क करोगे, जिसके बदले में आपको हर महीने रेम्युनरेशन आपका मालिक देगा। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, आप अपने ही बिजनेस के खुद मालिक हो और आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा। तो आपका क्वेश्चन तो ये अराइज होगा ना कि मेरा बिजनेस मेरे को क्या देगा, हम तो खुद ले लेंगे ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी पर्सन बिजनेस करेगा और प्रॉफिट का बात आएगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट।
कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा अपने बिजनेस का। तो आपके पास क्वेश्चन ये राइज होगा कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का हमारे पास क्या रास्ता है, क्या वे है, जो कि आपके अकाउंट्स आपको सिखाएगा कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। और अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बात नहीं है, आप किसी के बिजनेस का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी है। इसलिए आपको अकाउंट्स सीखना है, और ये अकाउंट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए सीख रहे हैं। अगर आप ये अकाउंट सीखोगे तो आप अपना बिजनेस करोगे तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट। आप दूसरे के बिजनेस में जॉब करोगे तो उसके बिजनेस का भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो और उसको बता सकते हो, उसके मालिक को बता सकते हो या अपने मालिक को बता सकते हो कि उसका बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ, कितना हुआ। और वो प्रॉफिट आप बताने के लिए आपको चाहिए नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। और वो नॉलेज ऑफ अकाउंट्स कैसे आपको गेन करना है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। एक ओके। और ये अकाउंट्स जो आप सीखोगे ये सिर्फ एक दिन में नहीं सीख सकते। ये अकाउंट्स आपको सीखने के लिए आने वाले 5 साल कम से कम लगेंगे, 5 years। दैट मीन्स आप क्लास 11, क्लास 12, उसके बाद आप ग्रेजुएशन 3 साल का करोगे, उन सभी में आपको अकाउंट सीखना है। तो आपके दिमाग में ये राइज होगा कि अकाउंट्स है क्या इतना कि हमको 5 साल लग जाएंगे। तो अकाउंट्स में सिर्फ आपको एक चीज नहीं सिखाया जाएगा, कई सारे चीज सिखाए जाएंगे जो रिलेटेड टू बिजनेस होगा। और वो कई सारे चीज आप कैसे सीखोगे ये आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और अभी से आपका, आज से आपका वो अकाउंट्स का स्टार्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। तो सिर्फ हम आपको अकाउंट्स के डेफिनेशन के बारे में सिर्फ ये डिफाइन कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये अकाउंट्स सीखना क्यों चाहते हैं, या आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी होगा तो इसका बेनिफिट आपको कहां पर मिलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब है कि आप जो सीख रहे हो उसका फायदा आपको आज से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहां तक में जब कभी भी एक टॉपिक या कुछ चीज समझाए तो आप लोग कोशिश कर दिया कीजिए अपने आप ही, तो इससे मेरे को लगेगा कि आप लोग ने यहाँ तक सीख लिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज करना हो तो आप पूछ सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर बाय चांस ये 40 मिनट्स के बाद ऑफ हो जाएगा तो मैं वापस से आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग फैक्टर लेते हैं कि फादर सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब उसका अपना बिजनेस है। और अपना बिजनेस अगर वो करता है तो मान लो उसका एक दुकान है,
एक दुकान है किसी भी चीज का। आप एक इमेजिनेशन करो कि एक आपके पास या आपसे रिलेटेड आपके पेरेंट्स या और कोई भी, इनका अपना एक दुकान है, और वो क्या चीज का दुकान है? मान लीजिए वो आपका ग्रोसरी का दुकान है। ग्रोसरी आइटम समझते हो ना, दाल चावल आटा, इन सबका चलिए दुकान है। किराने का दुकान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचो ये दुकान किसका है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फादर का है एफ। तो हम लोग बोलेंगे हु इज द ऑनर ऑफ दिस शॉप। तो हम बोलेंगे फादर इज द ऑनर ऑफ, मालिक, ऑनर हो गया फादर। और हमारे अकाउंट्स और आगे के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसमें ये बिजनेस, जिसका दुकान, जो दुकान है उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस, और जिसका हम दुकान है उसको बोलेंगे ऑनर। और ऑनर और बिजनेस आर सेपरेटेड। तो आपका फिर ये क्वेश्चन अराइज होगा, सेपरेटेड का मतलब? तो सेपरेटेड का मतलब है ऑनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे का है, लेकिन अलग अलग। ये चीज नहीं समझ में आया होगा शायद मेरे ख्याल से, कि एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे का है, फिर भी अलग अलग। तो हम लोग के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज बोले चाहे बिजनेस वर्ड बोले, बिजनेस में बोला गया है बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेटेड। क्यों ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला गया है कि एक तरफ बिजनेसमैन है फादर, दूसरी तरफ दुकान उसका जो है वो है बिजनेस। और ये सेपरेट इसलिए है कि बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है, जो वो पैसा बिजनेस जो है फादर को वापस लौटाएगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस। और थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं, शायद आपको यहां क्लियर नहीं हुआ होगा। मतलब कि बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है और बिजनेस वो पैसा बिजनेसमैन को लौटाएगा, और बिजनेस को चलाएगा बिजनेसमैन ही, लेकिन दोनों में रिलेशन तो है बट सेपरेट भी है। इसका मतलब आप कभी भी बिजनेस करोगे और बिजनेस का नाम रख दोगे रिलायंस, और आप हो गए मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी, तो मुकेश अंबानी का ही है रिलायंस कंपनी। लेकिन मुकेश अंबानी बोलता है कि रिलायंस कंपनी में जो भी पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा रिलायंस कंपनी से हम वापस ले लेंगे। तब जब मेरा ये रिलायंस कंपनी हम बंद कर देंगे, तब जब तक वो चलता रहेगा हम इस बिजनेस को चलाएंगे और हम इस बिजनेस को पैसा देंगे, और बिजनेस मेरे को हर साल उसके बदले में प्रॉफिट देगा। तो यहां पर मुकेश अंबानी इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको ऑनर बोला जाएगा। एंड
बिजनेसमैन भी बोला जाएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलेंगे बिजनेस। और एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, दोनों में रिलेशन है भी और नहीं भी है, लेकिन रिलेशन है बट लेन देन का अलग हिस्सा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सिंपल सा चीज है जो आप घर में भी देख सकते हो या घर में कभी देखोगे या पूछोगे तो मालूम पड़ जाएगा। क्या? फादर। फादर को कभी भी पैसा का जरूरत पड़ेगा, लोन का जरूरत पड़ेगा, और वो लोन अगर अपने वाइफ से, आपकी मम्मी से लेता है और मम्मी दे भी देती है, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के हैं ना, इसलिए मदद कर रहे हैं। वो दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन मम्मी बोलेगी पापा को कि हम लोन दिए हैं, ये पैसा आप मेरे को बाद में लौटा दीजिएगा। और जब तक पापा लौटाएंगे नहीं तब तक मम्मी का लेक्चर चलता रहेगा दिन पर दिन। वैसे ही सेम चीज बिजनेसमैन और बिजनेस में है, एकदम इंटर रिलेशन हस्बैंड वाइफ की तरह। तो समझ में आया बात? अगर अभी भी कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, और समझ में आ गया तो यस बोल सकते हो। भाई सब लोग प्रेजेंट हो ना? यस सर, समझ में आया। यस सर। ओके, तो बात यहाँ पर ये बताने का पर्पस यही हुआ कि जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस में या बिजनेस को मनी देता है या बिजनेस मनी रिसीव्ड करता है बिजनेसमैन से, तो बिजनेस उसको कैपिटल बोलता है। तो एक टर्म्स आया, वर्ड आया कैपिटल। एक सेकेंड, हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट ये देख लिया कि बिजनेसमैन जब बिजनेस को कोई भी मनी देगा तो बिजनेस उसको रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल। इट मीन्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मीन्स द मनी इन्वेस्टेड in business by owner। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देगा, बिजनेस उसको कैपिटल वर्ड यूज करेगा। तो कैपिटल वर्ड से आप पूरे अकाउंट्स में ये समझ सकते हो कि बिजनेस को पैसा दिया है बिजनेसमैन ने, उसके ऑनर ने, उसके मालिक ने। ओके, सेकेंड, और जब कभी भी बिजनेसमैन को जरूरत पड़ेगा पैसे का और वो पैसा वो बिजनेस से वापस लेगा ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में बिजनेसमैन को पैसे का जरूरत पड़ा और उसने अपने ही बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया अपनी जरूरत के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, ये सब वर्ड्स आपको हमेशा अकाउंट्स में जितने साल पढ़ोगे कहीं ना कहीं ये सब वर्ड आपको
दिखेगा और सुनोगे। तो इस वर्ड्स का मीनिंग ये बताया जाता है कि कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर इंटर रिलेटेड टू बिजनेसमैन एंड बिजनेस। दोनों इंटर रिलेटेड है। कैपिटल का मतलब समझिएगा, बिजनेसमैन ने पैसा दिया बिजनेस को। ड्राइंग्स का मतलब समझेंगे, बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसा दिया। लेकिन इसके अलावा भी तो कई सारे टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं, और वो टर्म्स क्या है? अब आप एक चीज बताओ, अगर मैंने एक दुकान किया, कोई भी चीज का मैंने एक दुकान किया, अब बताओ मेरे पास ट्रांजैक्शन, क्या मतलब होता है ट्रांजैक्शन का? अब इसका मतलब समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर हम ऐसे बोले कि किसी भी तरह का बिजनेस से लेन देन, किसके साथ? बिजनेस के अदर्स के साथ, दूसरों के साथ जो भी लेन देन होगा, उस लेन देन को हम लोग ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके बदले में हम आपसे फीस लेंगे, ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, बट इट इज नॉट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंकर्ड इन द बिजनेस। एग्जाम्पल, आप दुकान करोगे, दुकान में जो सामान लाओगे, वो सामान आप सप्लायर से खरीदोगे। दुकान में जो भी सामान आप रखोगे, वो सामान आप कहां किससे लोगे? सप्लायर। तो यहां पर एक वर्ड और आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लायर? हु इज द सप्लायर? किसको बोलेंगे भाई सप्लायर? तो सप्लायर मीन्स अ गुड्स सोल्ड टू बिजनेस, या ये बोले एज पर बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम अदर बिजनेस। अगर हम दूसरे बिजनेस से जब गुड्स खरीदेंगे, तो हम जिससे खरीदेंगे उसको हम बोलेंगे सप्लायर। बोलो किसको क्या पूछना है? खुशी, समझ में आ रहा है? हाँ। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ। ओके, तो यहाँ पर एक सप्लायर वर्ड आ गया। देखिए ये जो एक एक वर्ड्स जो हम यहाँ बीच बीच में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इन सबका नोट्स आपको मिलेगा, और सब आपको नोट्स में मिलने के बाद भी आप पढ़ोगे तो हो सकता है वहां आपको समझ में नहीं भी आए। इसलिए हम पहले आपको मीनिंग बता दे रहे हैं कि ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है और ये कैसे हमारे बिजनेस में आते हैं। और आप एक फॉर्मली समझो ना कि हम कोई भी चीज का बिजनेस करेंगे तो उसमें दो होते हैं, एक कस्टमर होते हैं। अगर हम दुकान किए हैं तो हम चाहेंगे ना कि मेरे दुकान में कस्टमर आए। कस्टमर किसको बोलते हैं? जो गुड्स मेरे दुकान से खरीदेगा, मतलब हम जिसको सेल करेंगे, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, वो मेरे कस्टमर है। और हम लोग जनरली बोलते हैं कस्टमर भगवान होता है, इसलिए कि कस्टमर इज अ कंज्यूमर, उसको दूसरा वर्ड हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे आप किसी दुकान में गए, 2 किलो चावल राइस लिया,
तो आप बन गए उस दुकानदार के कस्टमर, कंज्यूमर। आपने उसको दुकानदार को पैसा दिया और आपने उससे चावल ले लिया, तो दुकानदार के लिए आप बन गए कस्टमर। समझ में आया? तो इस एक बिजनेस का दो पिलर होता है, एक कस्टमर पिलर होता है और एक सप्लायर पिलर होता है। बिना कस्टमर और सप्लायर के कोई बिजनेस नहीं, कोई भी नहीं। ये दो पिलर अपने आप होते हैं, एकदम मस्ट है। बिना कस्टमर का कोई बिजनेस नहीं, तो बिना सप्लायर का भी कोई बिजनेस। सप्लायर किसको बोलते हैं? जो गुड्स सप्लाई करता है बिजनेस को। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो गुड सप्लाई कर रहा है मेरे बिजनेस को। क्लास कल से आप लोग स्टार्ट करें, आज से क्लास ट्यूसडे थर्सडे क्योंकि मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 11 और संडे होगा तो एक्स्ट्रा संडे लेंगे। पहले फिलहाल रिएक्ट में तुमको व्हाट्सएप पे लिख के सेंड करना है, उसको बताया है ठीक है। वो आज डिसाइड हुआ था सुबह ही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आज स्पीकर से कल से करना एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आज से जाने दो ना, आज से क्लास के फायदा नहीं होगा, कौन सा तो बनेगा तुम लोग को। हम सीधा क्लास ले रहे नहीं तो बोलो तो क्या तुम लोग बैठे हो क्या? नेट यूज कर लो, और क्या अंदर बैठे अंदर में आ लो। कल से चालू होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे से चालू होगा। नहीं वो मैसेज वैसे जनरली अभी भेजे नहीं थे। आज से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 11 स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो सप्लायर का मतलब हुआ जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, हमारा बिजनेस गुड्स खरीदता है, और कस्टमर को बोलते हैं जिसको गुड्स हम बेचते हैं। इनका दूसरा नाम भी है। सप्लायर को हम लोग अपने अकाउंट्स में बोलेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और कस्टमर को हम लोग अपने अकाउंट्स में बोलेंगे। अब आप ये पढ़ेगा डेब्टर्स नहीं होगा, डेटर्स बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वैसे हमने यहाँ पढ़ा क्रेडिटर्स, तो यहाँ आप DEBTORS, तो डेब्टर्स नहीं बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, बी इज साइलेंट रहेगा। डेटर्स थोड़ा सा बोलने का, प्रोनाउंसिएशन करने का भी तरीका आप थोड़ा ध्यान लीजिएगा, कहीं की जगह में, हर जगह नहीं है। तो हम लोग कस्टमर का जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, और सप्लायर का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स। तो देयर इज अ टू पिलर ऑफ एनी बिजनेस, सप्लायर, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। अब अगर हम बिजनेस करेंगे और गुड्स सप्लाइड हो रहा है मेरे पास, और हम कस्टमर गुड्स बेच रहे हैं, तो सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शन ही हमारे बिजनेस में नहीं होता है। अगर हम दुकान रखेंगे तो स्टाफ भी रखेंगे, और स्टाफ रखेंगे तो स्टाफ को हमको सैलरी देना होगा हर महीने। अगर दुकान करेंगे तो दुकान का भाड़ा लगेगा, रेंट। रेंट हम उसके ऑनर को देंगे, रेंट किसके ऑनर को? जिसका दुकान है। दुकान तो मेरा नहीं है, दुकान जिसका है उसको हम रेंट पे करेंगे, उसके ऑनर को। इलेक्ट्रिसिटी, अगर दुकान करेंगे तो उसमें लाइट्स, पंखा भी रहेगा, तो इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम गुड्स खरीदेंगे सप्लायर से, तो मेरा गुड्स को अपने दुकान में लाने का कैरेज, फ्रेट, भाड़ा लगेगा। गुड्स को खरीद के लाएंगे सप्लायर से, सप्लायर के दुकान से लाएंगे हम, तो मेरा भाड़ा लगेगा। और जब हम गुड्स को बेचेंगे
तो फिर हमको भाड़ा देना पड़ेगा। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर है, हम दुकानदार को बोल दिए हैं सामान मेरे घर पहुंचा दो, दुकानदार बोला ठीक है हम पहुंचा देंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाएगा और उस ट्रांसपोर्ट का खर्चा कैरेज आउट पर भाड़ा लगेगा। किसका? दुकानदार। इस तरह से हमारे बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस क्रिएट होंगे। ट्रांजैक्शंस, कई सारे ट्रांजैक्शन, ये सब जो है इन सब के नाम से ट्रांजैक्शंस बन जाएगा। और वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को सीखना है कि वो ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम अपने बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोगों को सीखना है। दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपका प्राइम पहला स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज। बोलिए, यहां तक में कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, यार में हाँ सर। गायब नहीं हो गया ना? हाँ तुम्हारा वीडियो किसी का नहीं चलता है तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो कहाँ हो, सामने ही हो सर, ना? एक बैठा हुआ है सुन रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और खुशी?
चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड्स करेंगे ट्रांजैक्शन को, उन ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए सबसे पहले कुछ नोट्स जो आप लोगों को ई कॉपी के तौर पर मिल जाएगा। ये कुछ नोट्स जो हमने यहाँ पर आपको बनाए हैं वो आप देख सकते हो, और उसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप नोट्स पढ़ते वक्त आपको समझ में आए। ओके, सबसे पहला यहाँ पर टर्म्स है ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने आपको अभी अभी समझाया भी था, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। और ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब इसका आप इस लाइन का मतलब समझे क्या है। ए ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इवेंट क्या होता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ये समझिए इवेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मेरा एजुकेशन सेंटर है, मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूं, मेरा एक ऑफिस है, मैं ऑफिस में बैठा था, क्लास नहीं था, फ्री होके बैठा था आराम से, टीवी लगा रखा हूं, टीवी देखता हूं, टॉम एंड जेरी वगैरह देख लेता हूं कभी कभी। एक दिन अचानक एक फ्रेंड आया, कई सालों के बाद। ये फ्रेंड मेरे क्लास 10 का फ्रेंड, जो हम लोग ने क्लास 10 एक साथ किया था, वो फ्रेंड मेरे पास। वो यहाँ रहता नहीं था, वो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल था। जब वो वेस्ट बंगाल में आया तो मेरे से मिलने आया, बहुत खुशी हुआ। वो आया तो मैंने उसको नाश्ता पानी करवाया। उसके बाद हमने कहा बहुत दिनों के बाद मिले, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। हमने उसको कलकत्ता घुमाया, मूवी दिखाया आईनॉक्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में खाना खाया, पूरा दिन भर एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद शाम को उसने कहा कि भाई मेरे को तो वापस जाना है, और वो रहता था मुंबई में, तो बोला आज रात का ही फ्लाइट है, मैं आज रात को ही चला जाऊंगा। मैं क्या बहुत है। मैंने अपना पूरा ऑफिस दिखाया, क्लासरूम दिखाया, और उसको ये भी बताया देखो कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हम लोग, कैसे हम लोग क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने पूरे बिजनेस के बारे में उनको डिस्क्राइब भी किया। दोस्त था, बहुत सालों के बाद मिला था, इसलिए हमने डिस्क्राइब किया था। वो भी बहुत खुश हुआ कि चलो दोस्त कितना अच्छे लगे, ठीक है अपने सब काम। ये जो हमने अपने फ्रेंड को खिलाया पिलाया, नाश्ता करवाया, मूवी दिखाया, घुमाया, इन सब में मेरा खर्चा लग गया 5,000 रुपया। ये जो 5,000 रुपीज हमने जो खर्चा किया अपने फ्रेंड के ऊपर, इट इज कॉल्ड इवेंट। इसको इवेंट बोलते हैं। तो ये इवेंट क्या हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे इस इवेंट को। ये 5,000 रुपये मेरा जो एक्सपेंसेस लग गया, इस एक्सपेंसेस को क्या हम अपने बिजनेस में दिखाएंगे कि 5,000 रुपया मेरे बिजनेस में खर्चा हो गया। क्या इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? यस और नो? कौन बताएगा रीजन के साथ।
अगर यस तो क्यों यस, नो तो क्यों नो? बोलिए। कोई जवाब नहीं दे रहा है। सर एक बार क्वेश्चन बोलिए ना वापस। क्वेश्चन बोले? ठीक है चलो। हाँ जी। ऐसा है कि मैं ऑफिस में बैठा था और अचानक एक फ्रेंड आया जो हम लोग ने क्लास 10 एक साथ दिए थे 20 साल पहले, और वो फ्रेंड से मैंने कभी ओके सर। मुलाकात नहीं हुआ। अचानक दिन मेरे ऑफिस में आया, बहुत खुशी हुआ। हमने उसको नाश्ता करवाया, कलकत्ता लेके घुमाया फिराया, मूवी दिखाया, रात को डिनर किया। फिर उसने कहा कि भाई मेरे को वापस जाना है मुंबई, क्योंकि मुंबई में रहता हूँ। तो रात का फ्लाइट पकड़ के मुंबई चला गया। और जब मैंने रात को बैठा तो देखा कि टोटल अपने फ्रेंड को एंटरटेन करने में 5,000 रुपया खर्चा लग गया। ओके क्या सर। ये 5,000 रुपया मैं अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊं कि ये 5,000 रुपया हमने नो अपने सर, दोस्त पर खर्चा किया है? वो आपका सर वो आपका नहीं पर्सनल भैया। एक्सपेंस था, वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो मेरा बिजनेस के पर्सनल बुक्स में नहीं एक्सपेंस है, जाएगा। तो बुक्स में नहीं जा यस रहा। सर। यही बात है तो ओके। हाँ सर। तो जो ट्रांजेक्शंस है, लेकिन वो ट्रांजेक्शंस जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनको हम अपने बिजनेस में नहीं दिखाएंगे। पहला चीज। सेकेंड थिंग, it is not the business transaction, so it is called as event. उसको हम लोग बोलते हैं event. ओके, समझ में आया इवेंट का मतलब? एक घटना, दुर्घटना नहीं बोलेंगे, एक घटना घट गया। घटना मतलब दुखद नहीं, खुशी वाला घटना घट गया, और खुशी में हमने 5,000 रुपए खर्चा कर दिया दोस्तों को। समझ में आया चीज पॉइंट? हाँ सर। ओके ना, जब वो फ्रेंड यहां से गया मुंबई, और उसके 1 वीक के बाद उसने मेरे को फोन किया और बोला कि तुम्हारा जो ये बिजनेस है, जो एजुकेशन सेंटर है, तुम जो पढ़ाते हो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम अपने मुंबई में, अपने कॉलोनी में, कॉम्प्लेक्स में, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट उनको एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास वहां पर एक ऑफिस है, एक क्लासरूम है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग क्लासेस को हम वहां पर उन बच्चों को उस क्लासेस को दिखा के पढ़ाएं, और तुम जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो वो क्लासेस भी उनको वहां पर प्रोवाइड करें। तो हमने कहा बहुत अच्छा विचार है भाई, ये तो बहुत अच्छा बात है, चलो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो जाएंगे। लेकिन क्या वो फ्रेंड जो एक क्लासरूम ऑफिस है उसके पास, उसका तो उसका खर्चा लगेगा ना। उस क्लासरूम अगर वो भाड़े पर लेगा तो उसका रेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना। और मेरा जो बिजनेस है, मैंने जो क्लास रिकॉर्डिंग क्लासेस मैंने जो बना रखा है, वो रिकॉर्डिंग क्लासेस तो मैं पढ़ाने के हिसाब से बना रखा हूं, और वो रिकॉर्डिंग क्लासेस अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसके बदले मेरे को रेम्युनरेशन तो देगा ना, फीस तो देगा ना। तो वैसे ही जैसे ही उस फ्रेंड ने मेरे को अप्रोच किया, तो उसने कहा कि आप जो भी अपना रिकॉर्डिंग क्लासेस का फीस लेना चाहते हो, आप फीस चार्ज कीजिए, हम लोग उस फीस को 50-50% बांट लेंगे, फीस को नहीं। मतलब जो फीस हम लेंगे स्टूडेंट से, मान लीजिए हमने 2,000 रुपये फीस लिया, तो उसमें से 1,000 रुपये हमने फ्रेंड को दे दिया, क्योंकि वो भी तो मेहनत कर रहा है स्टूडेंट को कलेक्ट करने में, उनको क्लासरूम देने में। हो रहा है ना, फ्रेंड का भी तो खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है तो पॉइंट? हाँ सर। तो हमने उसके साथ बिजनेस किया। क्या बिजनेस किया? हमने कहा एक काम करो, तुम जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर लाओगे, उनको मेरा क्लास पढ़वाओगे, हम जो भी फीस लेंगे स्टूडेंट से, उसमें से आधा फीस तुम रख लेना और आधा फीस मेरे को दे देना। तो फ्रेंड एग्री हो गया, बोला ठीक है, एकदम रेडी है।
तो वो वहां पर जो भी क्लासरूम बनाया, वहां जो भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सब उसका खर्चा लगा। और वहां पर जो एडवर्टीजमेंट किया कि मेरे यहाँ पर क्लासेस चलते हैं, वहां के लोकल स्टूडेंट सब आ गए क्लासेस करने के लिए, उन्होंने फीस भी दिया फ्रेंड को, और फ्रेंड ने उसमें से आधा फीस मेरे को दे दिया, और मैंने फ्रेंड को अपना रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर दिया। समझ में आया? तो अब मैं अपने फ्रेंड के साथ वो जो 50% शेयरिंग किया हूं फीस का, तो वो जो ट्रांजेक्शन बन रहा है, वो ट्रांजेक्शन क्या मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? बोलिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस है, क्योंकि अब हमारा फ्रेंड के साथ मेरा क्या बन गया, एक बिजनेस टर्म्स बन गया ना, बिजनेस। तो ये हो गया मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ में आया पॉइंट? हाँ। सेकेंड थिंग, जो हमने 5,000 रुपया खर्चा किया था फ्रेंड को खिलाने पिलाने घुमाने में, क्या अब वो इवेंट ही रहा कि वो भी बन गया बिजनेस ट्रांजेक्शन? सर वो इवेंट ही है। इवेंट ही है। हाँ ऐसा भी तो होता है कभी कभी, जब कभी हम लोग अब बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई किसी से काम करवाना हो तो उसको थोड़ा सा लालच देते हैं, होता है ना बिजनेस में कभी कभी, भाई उसके लिए कुछ गिफ्ट आइटम ले गए तो वो खुश होके काम दिया मेरे को। तो ये 5,000 रुपया तब तक इवेंट था जब तक वो मेरा दोस्त था, हम दोस्त के ऊपर खर्चा किए थे, वो इवेंट था। लेकिन जब वो दोस्त मेरा बिजनेस पार्टनर बन गया या बिजनेस फ्रेंड बन गया, तब ये 5,000 रुपया जो इवेंट है वो कन्वर्ट हो गया ट्रांजेक्शन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। ये अंतर होता है। इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन इज ए इवेंट, every transaction is a event, but every event is not the transaction. business transaction जरूरी नहीं है। समझ में आया मतलब? ओके, तो यही चीज हमने यहाँ पर आपको समझाया है, और यहाँ पर आपको मैं डेफिनेशन दिखाता हूं। और डेफिनेशन क्या बोलता है? अ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट which can be expressed in terms of money। तो एक वर्ड हो गया ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट, और वो हमेशा किस में मेजर होगा? मनी में। एंड विच ब्रिंग चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके कारण मेरा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाएगा। किसका फाइनेंशियल पोजीशन? बिजनेस एंटरप्राइजेस का। जैसे कि अभी आ गया 5,000 रुपया हमने खर्चा किया दोस्त पर, जब तक वो इवेंट था, जैसे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन बन गया तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ गया, मेरा खर्चा माना गया 5,000 रुपया। समझ में आ गया? क्लियर ये लाइन? A transaction is a complete action, not an expected or possible future action। ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट एक्शन है, मतलब जब वो एक्शन हो जाएगा तभी उसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। मतलब ये बोलो कि तुम मन ही मन सोच रहे हो कि आज रात को पिज्जा खाएंगे, सोच रहे हो, एक्सपेक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एक्शन, इट इज नॉट द ट्रांजेक्शन। लेकिन जब आपने पिज्जा मंगा लिया तब जाके वो एक कंप्लीट एक्शन हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन।
every transaction there is a movement of value from one source to another. हर ट्रांजेक्शंस का मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब चेंजेस होता है, और उसका वैल्यू में मेजरमेंट किया जाता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स। जैसे हमने अपने दोस्त के लिए खर्चा किया तो वहां मूवमेंट हुआ, वैल्यू में 5,000 रुपया खर्चा किया। क्या क्या चीज सोर्स, क्या क्या चीज के लिए खर्चा किया भाई? मूवी टिकट, मूवी में हमने खर्चा किया, डिनर में, लंच में, सुबह का नाश्ता या दोपहर शाम का नाश्ता में खर्चा किया। तो वैल्यू फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। जैसे और भी एग्जांपल है उसके अलावा, when goods are purchased for cash there is a movement of goods from one seller to the buyer। अगर हम गुड्स खरीदते हैं किसी भी दुकान में जाके तो वहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह। मेरे पास आ रहा है और वो दे रहा है, उसके यहाँ से मेरे पास आ रहा है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शंस। और ट्रांजेक्शंस में भी एक्सटर्नल बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी एंड सेकेंड पार्टी। मतलब बिजनेस के साथ भी ट्रांजैक्शन हो सकता है या पार्टी टू पार्टी भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में जानना चाहेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। आप लोग सब मोबाइल यूज करते हो? नेचुरली यूज कर ही रहे हो। आप लोग क्लास कर रहे हो तो मोबाइल में ना कर रहे होगे। तो ये मोबाइल आपने खरीदा होगा, और आप जब मोबाइल खरीद रहे हो और मान लीजिए आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए मोबाइल खरीद रहे हो, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे मैं अगर मोबाइल खरीदा हूं तो भाई स्टूडेंट से बात करने के लिए खरीदा हूं, पर्सनल भी यूज होता है। लेकिन मैं अगर एक लैपटॉप लिया हूं आपको पढ़ाने के लिए तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि लैपटॉप हमने खरीदा वो हमारे बिजनेस के लिए खरीदा। तो हमने परचेज किया या आपने परचेज किया मोबाइल, या आपके पेरेंट्स ने आपको एक मोबाइल खरीद के दिया ओनली फॉर स्टडी। लेकिन वो मोबाइल आपने 2 साल पढ़ा, और उस मोबाइल को जब आपने खरीदा था तो 10,000 रुपीज में खरीदा, और आपने 2 साल उस मोबाइल को यूज किया, उसके बाद उस मोबाइल को चेंज कर रहे हो, नया मोबाइल ले रहे हो चेंज करके, न्यू मोबाइल। क्या आप बता सकते हो जब आप नया मोबाइल ले रहे हो और जिस दुकान में आप गए हो नया मोबाइल लेने, और आपने कहा मेरे पास एक मोबाइल ऑलरेडी पहले से है वो रख लो और दूसरा एक नया दे दो, क्या दुकानदार ऐसा कर सकेगा? नहीं। नहीं। चलिए ऋषिका, आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अगर हम उसको ये बोलेंगे कि तुम मेरा पुराना मोबाइल रख लो और हमको एक नया मोबाइल दे दो, और ये बताओ कि हम और तुमको कितना पैसा दे दें। अगर नया मोबाइल का दाम 15,000 रुपया है तो दुकानदार तुमसे कितना पैसा लेगा कैश, और तुम उसको अपना अगर पुराना मोबाइल दे दोगी तो? बोलो। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि 10,000 रुपए का मोबाइल जो तुमने खरीदा, 2 साल उसको आपने पढ़ाई किया और 2 साल यूज करने के बाद उस मोबाइल का कीमत, वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000? 50% हो जाएगा सर, 50% हो जाएगा। 50%। आपने कहा 50%। और कोई किसी को कोई आइडिया?
8,000 भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ 2 साल ही यूज किए हैं। 8,000 भी हो सकता है और उसने कहा 5,000 नियर बाय 50% मतलब 5,000। आपने कैसे सोचा 8,000? क्या आपने कैसे सोचा 5,000? और ये 5,000 है क्या? दैट इज कॉल्ड रीसेल वैल्यू। इसको हम लोग रीसेल वैल्यू बोल सकते हैं ना? यस सर। हाँ सर। बट क्यों आपने 10,000 रुपया में खरीदा और आपने रीसेल वैल्यू 5 या 8,000 ही क्यों बोला? 12,000 क्यों नहीं बोला? एक सर वो यूज हो चुका है, वो न्यू प्रोडक्ट तो नहीं जाना। एक मिनट, एक ही ताला लगा हुआ उसमें, खोल लीजिएगा। हाँ, आपने 5,000 ही क्यों बोला या 8,000 क्यों बोला? बोलिए। सर वो मोबाइल यूज हो चुका 2 साल, तो उसका जो मतलब वैल्यू था वो डिटोरिएट हो गया। क्यों डिटोरिएट हो गया? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्यों आप समझ रहे डिटोरिएट हो गया? ऐसा आप क्या सीखे हो, जानते हो, या आपने देखा होगा शायद, या आपको ये चीज किसी ने सिखाया नहीं है, बट यू हैव टू, माने एक फील होता है कि एक यूजेबल चीज का वैल्यू जितने में हम खरीदते हैं उससे कम हो जाता है। इज इट करेक्ट? हाँ सर ऐसा ही। तो आप ये सोचो कि आपके अनुसार अगर वो 5,000 रुपए का वैल्यू अगर है आफ्टर 2 इयर्स, मान लीजिए एग्जांपल कि 5,000 का ही वैल्यू है, तो बाकी जो बचा हुआ 5,000 है, वो 5,000 क्या समझ रहे हो आप? वो आपने 2 साल में यूजेबल वैल्यू हुआ ना, यूज वैल्यू। ये तो हाँ ये आपने 2 साल में अपने मोबाइल का 5,000 रुपया का वैल्यू का यूज कर लिया मोबाइल, करेक्ट? हाँ सर। इसका मतलब आप ये सोचो कि आप अपने मोबाइल को जब यूज कर रहे हो या आपके घर में एसी लगा हुआ है, उस एसी को खरीदने के बाद यूज करोगे, आपके घर में फ्रीज है, उस फ्रीज को आप यूज कर रहे हो, आपके घर में टीवी है, उस टीवी को आप यूज कर रहे हो, उसके बाद यूज करने के बाद आप उसी को रीसेल जब करोगे तो रीसेल वैल्यू हमेशा परचेज वैल्यू से कम होगा। ओके? अगर वो रीसेल वैल्यू कम होगा तो जो डिफरेंस वैल्यू है, उस डिफरेंस वैल्यू को हम लोग अपने अकाउंट्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये एक वर्ड आपको आज बता रहा हूं, ये कई जगह यूज होगा, बार बार आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। समझ में आया? तो अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं 10,000 का मोबाइल डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया मान लेते हैं, क्या आपने ये 5,000 रुपया किसी को दिया है, पे किया है किसी को डेप्रिसिएशन बोल के? नहीं सर। नहीं, आपने मोबाइल यूज किया है और यूज करते वक्त आपने अपनी जरूरत के अनुसार यूज किया है। क्लास में जरूरत पड़ा तो क्लास के लिए यूज किया, किसी से बात करना था तो फोन के तौर पर यूज किया, जब कुछ खेलना था तो गेम के तौर पर यूज किया। आप उस मोबाइल को यूज किए और ऑटोमेटिकली इंटरनली उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा है। दैट मीन्स एक तरह से ये समझे कि अगर मम्मी ये बोले, पापा ये बोले कि ये लो 10,000 का मोबाइल, और 2 दिन के बाद ये बोले कि भाई तुमने तो 2 दिन में 200 रुपया का मोबाइल यूज कर लिया, तो तुम बोलोगे कहाँ यूज कर लिया, हमने तो 200 रुपया खर्चा ही नहीं किया, तो कहां से यूज कर लिया मोबाइल? लेकिन इंटरनली
आप मोबाइल का वैल्यू को यूज कर रहे हो, और जो मोबाइल का वैल्यू को आप यूज कर रहे हो उसको हम लोग अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बिजनेस के अंदर का ट्रांजेक्शन है। और जो गुड्स हम खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सब मेरा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है, जो बिजनेस के बाहर से किसी थर्ड पार्टी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है there is a two types of transactions, one is the internal as well as external। समझ में आ रहा पॉइंट? ऐसा ही चीज हमारे यहाँ पर भी था, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि there may be a external business entity and second party, for example sold goods on credit to us, or internal transactions is the depreciation charge on machinery. Mobile is the type of machinery, fridge is the type of machinery, आपका AC is the type of machinery। इन सबको आप जो यूज कर रहे हो और उसका वैल्यू डे टू डे डिक्रीज हो रहा है, तो जितना वैल्यू डे टू डे डिक्रीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब मतलब समझ में आ गया इस पूरे ट्रांजेक्शन का पूरा डेफिनेशन पैराग्राफ को। आप चाहे याद करो तो ठीक है, नहीं भी याद करो तो मेजर मेजर वर्ड्स को ध्यान रख के आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? यस ओके, वेरी गुड। निमिषा कुछ बोल ही नहीं रही है कि नहीं है? खुशी? हाँ मामा, वो एक्चुअली इधर बारिश हो रहा है ना, तो नेटवर्क बहुत जा रहा है। प्रेजेंट तो हो ना? हाँ 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 ठीक है। और निमिषा? हाँ भैया। प्रेजेंट हो तो भाई, तुम तो एकदम साइलेंट मूवी की तरह साइलेंट हो जाती हो। बीच में बोल दिया करो, कुछ अपना ओपिनियन भी दिया करो। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके, चलिए और आगे चीज बताते क्या है। कैपिटल हमने डिफाइन भी किया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। यही सबसे मेजर लाइन है। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट मतलब देना, मतलब ये पैसा वापस मिलेगा मेरे को, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्ट। एक होता है हमने आपको पैसा दिया वापस नहीं लेंगे, दैट इज नॉट द इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब जो पैसा हम आपको देंगे वो पैसा हम वापस आपसे लेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्ट। तो कैपिटल इज द अमाउंट मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। और बिजनेस के लिए वो क्या है? बिजनेस इज वर्थ इज कॉल्ड कैपिटल। और बिजनेस उस अमाउंट को क्या नाम दिया है? कैपिटल। और जब कभी भी वही अमाउंट जब बिजनेसमैन बिजनेस से वापस ले लेगा, देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। देन इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। The drawings withdrawn by owner of a business unit। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से जब कोई भी चीज विड्रॉ करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग्स। नाउ क्या? हाँ बोलो, पूछना कुछ? ओके, नाउ कैपिटल
एसेट्स व्हाट आर कैपिटल, इसके बारे में अभी नहीं समझ। अब आपको कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैश एंड गुड्स, ड्राइंग्स इन टर्म्स ऑफ कैश एंड गुड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिजनेसमैन बिजनेस को मनी कैश देगा, उसको कैपिटल बोलेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा लिया, देन बिजनेस उसको कैपिटल वर्ड बोलेगा क्योंकि उसके मालिक ने पैसा दिया। और कई बार बिजनेसमैन गुड्स के तौर पर भी बिजनेस को देता है, गुड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ माने विजिबल थिंग्स जो बोल सकते हैं, थिंग्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, या फिर मेरा ये ऑफिस है, क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में मेरे को ऑफिस में मेरे को टीवी लगाना है, और मेरे घर में एक एक्स्ट्रा टीवी है। तो मैंने सोचा घर में टीवी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उस टीवी को मैं अपने क्लासरूम में लगा दूं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मेरा एजुकेशन सेंटर तो मेरे लिए बिजनेस है, और मैं बिजनेस में अपने घर से टीवी लाके क्लासरूम में लगा रहा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो जो टीवी मैं ला रहा हूं अपने ही बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ गुड्स। और जब मैं अपने एजुकेशन सेंटर में जरूरत पड़ने पर मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा कुछ देता हूं अपने एजुकेशन सेंटर में किसी भी रीजन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कैश। तो वैसे ही मैं बिजनेस से जब निकालूंगा कैश तो बोलेंगे ड्राइंग्स इन टर्म्स ऑफ कैश, और बिजनेस से मैं गुड्स कुछ भी यूज करूंगा पर्सनली, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स। जैसे कि क्लासरूम में टीवी एक्स्ट्रा पड़ा था, यहाँ यूज नहीं हो रहा था, मैं अपने घर पे ले गया, तो वो एक तरह से ड्राइंग्स हो गया इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। तो हाँ आज आप लोग ने ट्रांजैक्शंस पढ़ लिया एंड कैपिटल के बारे में जान लिया, ड्राइंग्स के बारे में जान लिया, इवेंट के बारे में जान लिया। बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी है, ये भी आपने समझ लिया। तो आज का क्लास आपको यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास और भी चीज हम लोग जानेंगे अपने बिजनेस में और क्या क्या होता है, और ये नोट्स आपको हम ऐप में दे दे रहे हैं। आपके ऐप में देखिएगा, वहां पर स्टडी मटेरियल बोल के एक टैब होगा, ऊपर में जो ओवरव्यू और वीडियो ये ऑप्शन आते हैं, उसमें भी एक स्टडी मटेरियल आएगा। उस स्टडी मटेरियल में ये नोट्स आपको मिलेगा, तो आप इस नोट्स को एक बार घर में रीड कर लीजिए। जो जो पॉइंट्स नीचे और भी है जो आज मैंने नहीं समझाया आपको, वो भी आप रीड करके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ओके, और आप लोगों का क्लास टाइम टेबल आपको मालूम है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 o'clock। बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम बोल रहे हैं ना, वो 6 o'clock होने से ना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम मैथ्स सर से बात किए थे आज कि सर मेरे को अकाउंट्स का मैं ट्यूशन है 6 से, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम टेबल इधर उधर कीजिए। सर बोले कि मेरा 12 से लेकर पूरा चालू रहता है, तो हम कुछ इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी वो सर बोले कि हम देखेंगे, तो सर आप कुछ कर सकते हैं इधर उधर। देखो बात इधर उधर में, तो हम मेरा जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 4 बजे जो क्लास होता है वो मेरे को 5:30 पौने 6 बजे छोड़ता हूँ, पहला। सेकेंड थिंग है, अगर आप ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे करना चाहोगे क्लास अल्टरनेटिव में,
तो उसका टाइमिंग थोड़ा आगे बढ़ेगा, 6:30 हो जाएगा। सर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, तो सर थर्सडे सैटरडे फिर मेरा इंग्लिश का ट्यूशन है। बताओ तो फिर कैसे होगा? तो फिर फंस जाएंगे हम। यही तो प्रॉब्लम होता है ना कि इतने सारे ट्यूशंस रहेंगे तो आपका समय, सभी लोग जो है 11 और 12 का क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 3 o'clock के बाद रखते हैं, ज्यादातर आफ्टर 3 o'clock या 4 o'clock के बाद। सर जिसमें अभी तक मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, उसमें मेरा ये हाल है। उसके बाद क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा चीज है। अब आपको ये चीज भी देखना है कि कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि देखिए हम लोग भी तो सर आप 6:30 कर सकते हैं। कब? मंडे खाली वेडनेसडे फ्राइडे? 6:30। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, 6:30 कर लेंगे वेडनेसडे से। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? नहीं। नहीं है, ओके डन। देन वेडनेसडे 6:30। ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट। बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।